वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में करंट अफेयर्स का एक टॉपिक डिस्कस करते हैं जो कि करंट अफेयर्स के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट है और सब्जेक्ट के हवाले से भी जो है वो इम्पॉर्टेंट है कि मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के अंदर जो है डिस्कस होता है। और वो है जी इस्लामोफोबिया। और इस्लामोफोबिया को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इस्लामोफोबिया क्या है एक्चुअली में, अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्बैटिंग इस्लामोफोबिया। कि इस्लामोफोबिया को पहले तो समझते हैं कि ये एक्चुअली में क्या है, ठीक है, और फिर ये देखते हैं कि इसको कैसे जो है रोका जा सकता है, कैसे जो है इसको कम किया जा सकता है। शायद रोका तो पॉसिबल ना हो, ठीक है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले रीसेंट इंसिडेंट जो स्वीडन के अंदर हुआ उसको, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, टर्म इस्लामोफोबिया देखेंगे, फिर देखेंगे इस्लामोफोबिया एक्चुअली में क्यों पैदा हो रहा है या वेस्ट क्या सोचता है इस्लाम के बारे में कि इस्लाम जो है वो क्या है। फिर हम यहाँ पे कुछ रोल देखेंगे या कॉजेज़ देखेंगे कि क्या क्या मेजर कॉजेज़ हैं कि वेस्ट क्यों बिलीव करता है इस्लामोफोबिया के ऊपर या इस्लाम को से वो क्यों डरता है, ठीक है। और फिर हम देखेंगे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे जो है ये किया जाता है, ये क्या है, ठीक है। हिस्ट्री के कुछ लेसन्स को हम समझने की कोशिश करेंगे और एट द एंड जो है हम देखेंगे कैसे इसको जो है वो स्टॉप किया जा सकता है इस्लामोफोबिया को। तो यहाँ पे इस बैनर के ऊपर लिखा हुआ है इस्लामोफोबिया इज़ नॉट फ्रीडम, कि आज जो कुछ हो रहा है या स्वीडन के अंदर जो कुछ हुआ वो किस नाम के ऊपर हुआ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम के ऊपर हुआ कि भाई आज़ादी इजहार राय जो है वो हमारा हक है। और उसने कहा कि भाई मुझे इजाज़त है, इसलिए नाउज़ुबिल्लाह उसने कुरान को जलाया। तो यहाँ पे ये कहने की कोशिश की जा रही है कि भाई ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है बल्कि ये इस्लामोफोबिया कुछ और है और आपको इसे काउंटर करना होगा। तो आपने देखा पिछले कुछ टाइम से इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है, खास करके जब से जो है वो इमरान खान साहब ने जो है वो असम्बली के अंदर स्पीच की थी यूएन की, तो उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा। तो जब भी इस तरह का इवेंट होता है साल डेढ़ साल बाद, तो फिर से ये दोबारा से ये चीज़ हमें सामने देखने को मिलती है। तो सबसे पहले अगर हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन लें तो देखिए होता क्या है कि जून 30 को 2023 को सलमान मोनिका नाम का ये बंदा है जो क्रिश्चियन है और 37 साल इसकी एज है। इसने क्या किया, कुरान के कुछ औराक जो हैं वो नाउज़ुबिल्लाह जलाए हैं। कहाँ पे जी, स्वीडन के अंदर, स्टॉकहोम के अंदर। और ये इराकी रिफ्यूजी है यानी इराकी बर्न है, लेकिन स्वीडन के अंदर ये काफ़ी सालों से रह रहा है। अब इसके बारे में ये कहा जाता है, ये जो शख्स आपको यहाँ पे सामने दिखाई दे रहा है, इसने कहा ये मैंने जो है वो आज़ादी इजहार राय के नाम पे किया और मैंने इसकी पहले से परमिशन ली, ठीक है, क्योंकि स्वीडन में आज़ादी इजहार राय है और उन्होंने कोई इसके ऊपर लॉ नहीं बनाया हुआ, तो उनके अकॉर्डिंगली ये भी आज़ादी इजहार राय है। तो इसको जब पकड़ा गया तो इसने कहा कि भाई मैं अभी जो है वो 10 दिनों के अंदर अंदर जो है दोबारा से नाउज़ुबिल्लाह ये काम करूंगा। और साथ में उसने कहा कि मैं इराक का जो फ्लैग है वो भी जलाऊंगा। तो इसके बारे में कहा जाता है कि ये जेल में भी रह चुका है और क्रिमिनल माइंडेड है और इसके बहुत से यानी कि और भी जो है वो क्राइम्स मौजूद हैं। तो खैर ये जो है एक रिसेंट इंसिडेंट हुआ। अब अगर हम डेफिनेशन की तरफ जाएं या आगे बढ़ें और देखें कि एक्चुअली में इस्लामोफोबिया जो है वो क्या है, तो इसको इस्लामोफोबिया दो वर्ड्स हैं, एक है इस्लाम और दूसरा है फोबिया, जो मिलके बनता है इस्लामोफोबिया, जो रेफर करता है फियर को, हेट्रेड को और प्रीजुडिस को, यानी कि खौफ को सामने दिखाता है कि खौफ कितना ज़्यादा है, ठीक है, हेट को दिखाता है नफ़रत कितनी ज़्यादा है, नफ़रत को दिखाता है और तासुब को दिखाता है, ठीक है। ये यानी कि इससे रेफरेंस किया जाता है इस्लामोफोबिया को। एज ए रिलीजन इस्लाम से जो है वो नफरत करने की बात हो रही है यहाँ पे कि भाई इस्लामोफोबिया क्या है, इस्लाम ठीक नहीं है या इस्लाम का मज़हब ही जो है वो ऐसे है या मुसलमान जो हैं वो ऐसे ऐसे हैं, इनके बारे में या इनसे खौफजदा होना, इनसे नफरत करना मुसलमानों से, ये सब इस्लामोफोबिया का हिस्सा है। और अगर ये देखें कि ये बढ़ा कैसे आहिस्ता आहिस्ता, तो ये ऐसे बढ़ा कि जिस टाइम पे इस्लाम ने जो है वो एक जियोपॉलिटिकल फोर्स बन के सामने आया, यानी एक ताकत के तौर पे जब सामने आया वेस्ट के अगेंस्ट में, या फिर आप ये कह सकते हैं कि इसको एसोसिएट किया जाता है जब टेररिज्म से, कि भाई दहशतगर्दी जितनी है वो सारी की सारी कहा जाता है मुसलमान कर रहे हैं, कहा जाता है, ठीक है, कि दहशतगर्दी सारी मुसलमान कर रहे हैं। तो जब इन चीज़ों से एसोसिएट किया गया और वेस्ट को ये महसूस हुआ कि उससे एक थ्रेट है, एक ख़तरा है जो है अपनी एक्सटर्नल सोवरेनिटी को, ठीक है जी, या इंटरनल सोवरेनिटी को, दोनों तरह से ही, तो इस तौर पे जो है इस्लामोफोबिया को देखा जाता है। सबसे पहले अगर हम इसे डिफाइन करें, फिर अगर हम टर्म इस्लामोफोबिया की बात करें कि ये कब जो है वो सामने आई, वैसे तो कहा जाता है कि ये 1918 में जो है उस टाइम पे सामने आई जब इसके ऊपर बातचीत होना स्टार्ट हुई वेस्ट के अंदर, ठीक है, इसके ऊपर एसेस वगैरह लिखे गए, लेकिन प्रॉपरली जो है इसने कुछ शोहरत जो है वो हासिल की इस्लामोफोबिया ने
वो रेनीमेड रिपोर्ट जो है 1997 के अंदर एक पब्लिश हुई। इस रिपोर्ट के बाद जो है इसको बहुत ज़्यादा फेम मिली, बहुत ज़्यादा टीवी ने इसके ऊपर बात की, प्रोग्राम्स होस्ट किए गए और इससे बहुत ज़्यादा कैश भी करने की कोशिश की गई, जिस वजह से इस्लामोफोबिया बहुत ज़्यादा सामने आया। तो ये रेनीमेड रिपोर्ट क्या है, या रेनीमेड क्या है, ये एक ब्रिटिश थिंक टैंक है जो डील करता है रेसिज्म को और एथनिक प्रेजुडिस को, यानी जो तासुब है, ठीक है जी, जो रंग की बिना पे, नस्ल की बिना पे, कौम की बिना पे जो तासुब है, उस तासुब को ये डील करता है, रेसिज्म को, इंटरकल्चरल रेसिज्म को ये डील करता है। तो इन्होंने 1994 के अंदर जो है सबसे पहले मीटिंग वगैरह बिठाई और कहा कि हम देखते हैं यूके के अंदर, कि हम देखते हैं कि भाई इस्लामोफोबिया क्या है, या इस्लाम का जो है वो क्या असर हो रहा है वेस्ट के ऊपर, उस मुसलमानों को क्या मुश्किलात हैं खास करके यूके के अंदर। तो उसके ऊपर उन्होंने एक टीम वगैरह बना दी और 1997 में एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिसके अंदर उन्होंने कुछ बातें की कि कैसे इसको कंट्रोल किया जाए या क्या क्या रीजन इसके हैं। तो उसके बाद से ये सामने हमें इस्लामोफोबिया देखने को मिला। अब इसमें इस्लामोफोबिया को लेके एक डिबेट है, और डिबेट क्या है कि दो तरह के स्कॉलर्स हैं हमें जो देखने को मिलते हैं। वो स्कॉलर्स क्या हैं जी, एक वो स्कॉलर्स हैं जो ये बिलीव करते हैं कि इस्लामोफोबिया कुछ और टर्म है, दूसरे उसको कुछ और तरह से लेके चलते हैं, यानी दो डिफरेंट हमें जो है वो टाइप्स देखने को मिलती हैं इस्लामोफोबिया की। तो कुछ जो डिफाइन करते हैं इस्लामोफोबिया को, वो क्या कहते हैं जी कि ये जो है ये डिबेट है स्कॉलर्स के बीच में एक्चुअली में इस्लामोफोबिया, और ऐसा कुछ भी एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता। कुछ इससे जो है वो जेनोफोबिया का नाम देते हैं, जेनोफोबिया या रेसिज्म। जेनोफोबिया या रेसिज्म क्या है, जो गैर मुल्की हैं, जो मुल्क से बाहर से जाहिर बात है माइग्रेशन करके आते हैं, तो उनके लिए वो फीलिंग्स नहीं हो सकती जो अपने शहरियों के लिए या नेशनलिज्म के लिए होती हैं, कौमियत के लिए होती हैं। तो जो मुसलमान वहाँ बसे हुए हैं उनके लिए टर्म, या जो भी रेसेस वहाँ बसी हुई हैं उनके लिए टर्म यूज़ की जाती है। कुछ का ये बयान है। तो वो ये कहते हैं कि भाई ये रेसिज्म है और ये रेसिज्म की बुनियाद पे जेनोफोबिया है, लेकिन फिर इसके साथ साथ ये भी कुछ कहा जाता है कुछ स्कॉलर्स की तरफ से कि भाई रिलीजन जो है वो एक रेस नहीं है, मजहब एक रेस थोड़ी है। रेस का मतलब ये है कि भाई उस नस्ल परस्ती थोड़ी है। मजहब जो है वो तो किसी भी नस्ल में हो सकता है। नस्ल परस्ती का मतलब ये है कि कोई कहे ये अफ्रीकन है, कोई कहे जो ये वेस्टर्न है या अमेरिकन है, कोई कहे ये पाकिस्तानी है, तो ये तो डिफरेंट हो सकता है। लेकिन एक्चुअली में अगर मजहब की बात करें तो अमेरिका के अंदर भी मुसलमान हैं, गोरे भी मुसलमान हैं, कारे भी मुसलमान हैं, नीले पीले हर रंग के लोग मुसलमान हैं। और इस्लाम तो खुद कहता है तासुब से बाहर की बात करता है। तो इसका मतलब रिलीजन जो है वो तो तासुब से बाहर है। तो इसका मतलब ये है कि अगर इसे रेसिज्म कंसिडर किया भी जाए तो ये रेसिज्म तो है ही नहीं। तो ये भी बिलीव किया जाता है कि भाई ये रेसिज्म नहीं है, बल्कि इस्लाम जो है ये अलग है, ये एक मजहब है। मजहब को मजहब की तरह लिया जाए जैसे बाकी मजहब मौजूद हैं। तो अब यहाँ पे जो है इस तरह से मुख्तलिफ तरह से यानी कि हमें डिवीजन देखने को मिलती है। कोई से जो है वो नस्ली तासुब का नाम देते हैं कि भाई ये जो बाहर से आके बसे हुए हैं ये उनके लिए टर्म यूज़ हो रही है वेस्ट के अंदर या यूरोप के अंदर, और कुछ जो हैं वो इसे नाम देते हैं कि भाई ये जो है ये वैसे ही बात है, इसमें कोई हकीकत ही नहीं है, या ये एक खौफ है इस्लाम के फैलने का, आप ये कह सकते हैं। अब अगर हम देखते हैं कि स्कॉलर्स क्या बिलीव करते हैं, कि वेस्ट के स्कॉलर्स क्या बिलीव करते हैं, कि वेस्ट क्या सोचता है, व्हाट वेस्ट थिंक अबाउट इस्लाम, कि इस्लाम के बारे में क्या सोचता है, इस्लामोफोबिया के बारे में क्या सोचता है, या आप ये कह सकते हैं कि एंटी इस्लामिक बिलीव्स क्या हैं वेस्ट के अंदर, कि टर्म वेस्ट की अल्टीमेटली। तो जो मगरिब है वो मगरिब क्या सोचता है कि भाई मुसलमानों के बारे में या इस्लामोफोबिया के बारे में, क्यों उसने ये इस्लामोफोबिया की टर्म घड़ ली और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बातचीत होती है। अब उसमें कुछ हमारे पास पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट्स जो स्कॉलर्स ने जो है डिस्कस किए हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि इस्लाम को कैसे देखा जाता है जी, मोनोलिथिक ब्लॉक के तौर पे देखा जाता है, स्टैटिक देखा जाता है, अनरिस्पॉन्सिव देखा जाता है चेंज के हवाले से। अब इसका मतलब क्या है, देखिए मोनोलिथिक ब्लॉक का मतलब है, मोनो का मतलब एक, यहाँ पे हम कह सकते हैं। तो मोनोलिथिक ब्लॉक का मतलब यह है कि पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी इस्लाम बसते हैं तो वो सारे के सारे एक जैसे हैं। इसका मतलब सारे मुसलमानों को या इस्लाम को एक कैटेगरी में डाला जा रहा है कि भाई जो यूरोपियंस हैं, जो यूरोप के अंदर रहते हैं वो यूरोपियंस हैं, जो अमेरिकन हैं वो अमेरिकन हैं, या अलग अलग रेसेस हैं। लेकिन ये जो इस्लाम वाले हैं पूरी दुनिया पे कहीं पे भी हैं तो एक हैं, जो जिसे हम प्राउडली कहते हैं, वो इसे अपने लिए खतरा समझते हैं, इसलिए वो इसको कहते हैं कि ये मोनोलिथिक ब्लॉक है। फिर ये कहते हैं ये स्टैटिक है, ये डायनेमिक नहीं है, यानी इसके अंदर कोई चेंज का एलिमेंट नहीं है, बल्कि वही जो 1400 साल पहले जो बिलीव्स आए थे उन्हीं के ऊपर ये आज भी मानते हैं कि वही उसी तरह से जंगे ये सब कुछ, ये इनका प्रोस्पेक्ट है स्कॉलर्स का, ठीक है, कि ये स्टैटिक है। और हम भी ये कहते हैं कि भाई इस्लाम वो वाहिद मजहब है जो 1400 साल से चेंज नहीं हुआ, बल्कि जो कुरान के अंदर हमें तालीमात बताई गई हैं एज इट इज हम उन्हें फॉलो कर रहे हैं, जबकि बाकी रिलीजन जो है वो अपनी फॉर्म्स अपनी शक्लें चेंज कर चुके हैं इस टाइम पे। और कहते हैं जी
अनरिस्पॉन्सिव है चेंज के लिए, कि इसके अंदर चेंज का कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जब चेंज का एलिमेंट नहीं है तो कल्चरली इसको इसलिए खतरा महसूस किया जाता है कि चेंज के एलिमेंट का मतलब ये है कि आप जब किसी दूसरे कल्चर के अंदर जाएंगे तो उसे अडॉप्ट करेंगे, ऐसा ही है। लेकिन इस्लाम किसी दूसरे कल्चर के अंदर भी जाता है तो वो उसे अडॉप्ट नहीं करता, बल्कि वो उसे अपने अकॉर्डिंगली बदलने की कोशिश करता है और वो वैसे का वैसा रहता है। अब ये सारी वो चीजें हैं जो हमारे लिए पॉजिटिवली हम इनके ऊपर बात करते हैं और हमेशा कहते हैं कि भाई इस्लामिक सिविलाइजेशन की क्वालिटीज क्या हैं, कि वो भाई सारे के सारे पूरी दुनिया के मुसलमान एक हैं, ठीक है, यानी कि इत्तेहाद है उनमें ना। अच्छा, वो वही चीजें फॉलो कर रहे हैं जो 14 साल पहले आई थी सब कुछ, लेकिन ये उसी को नेगेटिवली लिया जा रहा है वेस्ट के अंदर। सबसे पहला रीजन ये है, स्कॉलर जी बताते हैं। फिर कहा जाता है जी कि भाई ये बिलीव किया जाता है कि ये दूसरों से मुख्तलिफ है, ये सेपरेट है दूसरों से, यानी कि मुख्तलिफ है, इसकी जो वैल्यूज हैं वो सारी की सारी डिफरेंट है और वो किसी भी दूसरे मजहब के साथ नहीं है, यानी कि इनकी जो कॉमन वैल्यूज हैं पूरी दुनिया के मुसलमानों की एक ही हैं और ये कल्चर से मुख्तलिफ हैं, दूसरे तमाम कल्चर से मुख्तलिफ हैं, नॉट अफेक्टेड बाय देम, और कोई भी दूसरा कल्चर इनको अफेक्ट नहीं कर सकता। वही जो हमने बात की कि वो सारे मुसलमान एक ही रंग में रंगे हुए हैं और ये जो है इनके ऊपर कोई भी दूसरा कल्चर असर नहीं कर सकता, दूसरा कल्चर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, इसलिए यानी कि ये वही बात होगी कि चेंज नहीं है इनमें, ये एक रीजन है। अच्छा, फिर वो क्या देखते हैं, वो देखते हैं जी कि इस्लाम को कैसे देखते हैं कि ये इंफीरियर है, यानी कमतर है वेस्ट के मुकाबले में, मगरिब के मुकाबले में, क्योंकि अल्टीमेटली जो मुस्लिम कंट्रीज हैं सारे के सारे, आप अगर देखें 57 कंट्रीज हैं, तो 57 कंट्रीज को आप अगर सबकी जीडीपी को मिला भी लें तो एक अमेरिका के बराबर नहीं आएगी अल्टीमेटली। तो इसका मतलब यह है कि वो इन्हें कमतर समझते हैं, ठीक है। और क्या समझते हैं, वो समझते हैं इन्हें बारबेरिक, इन्हें जंगली समझा जाता है कि ये बहुत ही जंगली टाइप के लोग हैं, इर्रेशनल हैं, अकल से परे हैं और इमोशनली सारे का सारा काम करते हैं। जैसे आप देखिए, इसके आप एग्जांपल ले लें कि कोई भी जब इशू हो, जैसे अब कुरान का इशू हुआ, तो हम अपने ही मुल्क को तबाह करें, अपने ही मुल्क को गाड़ियों को आग लगा दें, सब कुछ करें उन्हें बताने के लिए, वहां पे इशू हो रहा है, वहां पे प्रॉब्लम हो रहा है, यहां पे हमारे मौलवी हज़रात जो है वो उसको फिर क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। पॉइंट ये है कि हम में भी खराबियां मौजूद हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये कहें कि हमारी ये गुड क्वालिटीज उनको बुरी लगती हैं तो हम छोड़ दें, ठीक है। तो इर्रेशनल का मतलब ये है कि भाई ये लॉजिकल नहीं है और ये बस वो जो बता दिया गया उसी पे बिलीव करते हैं। प्रिमिटिव हैं, बहुत ही पुराने वक्तों के हैं, ठीक है। और सेक्सियस्ट हैं। सेक्सियस्ट का मतलब ये है कि जैसे कहा जाता है इस्लाम में 4 शादियां जायज हैं, इसमें कोई शक नहीं, ऐसे ही है। जबकि वेस्ट जो है या जो दूसरा मजहब है वो इस बात को नहीं मानते और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो वो समझते हैं कि भाई ये सेक्स को प्रमोट करता है, 4 शादियां हैं, यहां पे जिंदगी का मकसद सिर्फ शादी या सेक्स करना ही है, कि भाई बच्चे पैदा करना है, और इस्लाम कहता है बहुत से बच्चे पैदा करो, इससे भी उन्हें प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीजें जो हैं, जो हम जिन्हें क्वालिटीज मानते हैं, वेस्ट इन्हें क्या कहता है, ये प्रॉब्लम्स हैं, ये इस्लामोफोबिया का बायस है। नेक्स्ट क्या चीज है, इस्लाम को देखा जाता है कि वायलेंट, एग्रेसिव और थ्रेटनिंग मजहब के तौर पे, यानी कि एक बहुत ही ज्यादा जो है एक वायलेंट किस्म का जो मजहब है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, शिद्दत पसंद किस्म का है, ये खतरा है इससे, और ये सपोर्ट करता है टेररिज्म को, दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है। यानी कि इर्रेशनल है तो ये कहा जा रहा है कि भाई ये क्या है, ये दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है, कि भाई आपने जो है वो अकल से सोचा नहीं और अपनी जान जो है वो बेल्ट बांधी और दे दी। तो ये इसका मतलब ये कहने की कोशिश की जा रही है। और ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की भी अगर बात की जाए तो यहां पर भी प्रॉब्लम है कि अगर ये दूसरे कल्चर्स के साथ मर्ज नहीं होता तो प्रॉब्लम ये है कि ये अपने कल्चर को वहां फैलाने की कोशिश करता है, जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती के तौर तरीके के तौर पर। तो इसका मतलब यह है कि ये दूसरी सिविलाइजेशंस के अंदर घुस रहा है, ये बताना चाहते हैं। और ऐसा ही है, ये भी एक पॉजिटिव नॉर्म है हमारी। अगर हम अपने अकॉर्डिंगली देखें तो इस्लाम कैसे फैला, देखिए इस्लाम से पहले तो मज़हब मौजूद थे, क्रिश्चियनिटी थी, यहूदियत थी, तो ये मौजूद तो थे, लेकिन इस्लाम की क्वालिटी ये है कि इस्लाम ने खुद कभी भी किसी दूसरे मजहब को अडॉप्ट नहीं किया। ये जो दूसरे मजहब, जो इल्हामी मजहब के अलावा जो दूसरे मजहब हैं, ठीक है, सिखिज्म, हिंदुइज्म, इनको अडॉप्ट नहीं किया, बल्कि इनको बदला। इन्हीं के बीच में से जो है मुसलमान पैदा हुए या लोग कन्वर्ट हुए इस्लाम के ऊपर। तो जो सिविलाइजेशन का क्लैश हुआ उसमें इस्लाम जो है वो बर्तरी में रहा, ये एक पॉजिटिव चीज है, लेकिन ये उसे नेगेटिव समझते हैं कि उनकी सिविलाइजेशन के लिए ये एक थ्रेट है। फिर से कैसे देखा जाता है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के तौर पे देखा जाता है। उनका ये मानना है, यानी स्कॉलर्स का, वेस्टर्न स्कॉलर्स का ये मानना है कि ये एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, ये एक नजरिया है, सियासी नजरिया। तो सियासी नजरिया जब भी हो, इसका मतलब ये होता है कि नेगेटिवली इसको यूज किया जाता है, यानी किसके लिए, पॉलिटिकल एडवांटेजेस के लिए यूज किया जाता है और साथ में मिलिट्री एडवांटेज के लिए यूज किया जाता है। जैसे आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान में ज़िया-उल हक साहब जो है उनके ऊपर ये तनकीद होती है कि उन्होंने इस्लाम का नाम लेके जिहाद किया और पूरी दुनिया के लिए, या जो कुछ भी हुआ यहाँ पे, ठीक है, 80s के अंदर, 90s के अंदर, तो इस तरह से नाम लिया जाता है कि भाई, और इसी तरह से ISIS की बात की जाती है, खास करके जो मिडिल ईस्ट के अंदर ये कहते हैं हम खिलाफत लेके आएंगे, वहाँ पे दहशतगर्दी फैली
फैली हुई है, इनकी बहुत ज़्यादा फिर एसोसिएट किया जाता है तालिबान से कि तालिबान क्या कर रहे हैं, ठीक है। और ख़ास करके आज के हालात में देखें जहाँ पे तालिबान जो है वो 2 दिन पहले की न्यूज़ है कि उन्होंने सैलून्स वगैरह बंद कर दी हैं, लड़कियों की एजुकेशन नहीं है, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको वो ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, प्रमोट करते हैं। तो ISIS भी खिलाफत चाहती है और वो भी जो है वो किसी पॉलिटिकल सिस्टम को मानती है, तो इसको आइडियोलॉजी के तौर पर यानी कि इस्तेमाल किया जाता है एक नज़रिए के तौर पर कि हम खिलाफत लेके आएंगे, हम दुनिया को जो है वो बदलेंगे, वहाँ पर इस्लाम फैलाएंगे। तो ये इस तरह की चीज़ें। मजीद अगर हम देखते हैं तो वेस्ट क्या किस चीज़ के ऊपर क्रिटिसिज्म करता है जी, कि मुस्लिम जो हैं वो कि भाई मुसलमान जो हैं वो तो काबू से बाहर हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इनको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसी तरह से फिर ये कहा जाता है जो हॉस्टिलिटी है, जो एक तासुब का रवैया है, जो तंग नज़री है इस्लाम के लिए, इसको जो है जस्टिफाई किया जाता है डिस्क्रिमिनैलिटी से और डिस्क्रिमिनैलिटी की प्रैक्टिसेस से। और ये कहा जाता है कि जो मुसलमानों के साथ ये जो रवैया रखा जाता है सोसाइटी के अंदर, ये नॉर्मल है, यानी इसको जस्टिफाई किया जाता है कि भाई ये कोई भी इसमें इशू नहीं है, क्योंकि मुसलमान हमसे अलग हैं तो अल्टीमेटली ये रवैया हो सकता है, ये नॉर्मल बात है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है इस्लामिक सोसाइटी अलग है, वेस्टर्न सोसाइटी अलग है, तो इसलिए ये भी एक वजह है। फिर कहते हैं जी एंटी मुस्लिम हॉस्टिलिटी जो है वो नेचुरल है और नॉर्मल है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यानी कि जब कह दिया कि बस इसको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है तो फिर अल्टीमेटली फिर नॉर्मल ही होगी। इसी तरह से फिर ये बताया जाता है कि भाई ये जो लड़ाई है एक्चुअली में ये मजहब की लड़ाई है, और ये मजहब की लड़ाई जो है ये अभी से नहीं है, ये मिडिल एजेस से है। यानी कि 10th 11th और 12th सेंचुरी से जब हम देखते हैं कि जब क्रूसेड्स हुई, जब सलीबी जंगें हुई, तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो है यूरोप ने कैसे हासिल की, इस्लाम के नाम के ऊपर हासिल की। देखिए जब भी सलीबी जंगें जितनी भी लड़ी हैं, जिनका हमने जो है इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर डिटेल से जिक्र किया हुआ है, तो वो सलीबी जंगों में उन्होंने क्या स्लोगन लगाया हुआ था कि भाई जो भी इन जंगों के अंदर शामिल होगा, क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमान जो है वो जैसे हम ये कहते हैं कि काफिरों को मारना सवाब है, तो उन्होंने कहा मुसलमानों को मारना सवाब है, और जो वहां पे खुद मारा गया वो सीधा जो है वो जन्नत में जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जन्नत का टिकट देके, जैसे हम जन्नत का टिकट देके जिहाद पे जाते हैं, तो वैसे ही उन्होंने वहां पे उस टाइम पे 12th और 11th सेंचुरी के अंदर जो है मोटिवेट किया लोगों को वहां पे, और बहुत बड़ी बड़ी फोर्सेस बनाई, जर्मनी ने बनाई, ठीक है जी। इसी तरह से अगर हम यूके की बात करते हैं बनाई, और ये सारे के सारे उन्होंने आके मिडिल ईस्ट के ऊपर चढ़ाई की। तो इसके नतीजे के तौर पर इसका मतलब ये है कि ये मिडिल एजेस से ही एक लड़ाई चली आ रही है इस्लाम के बीच में और यहूदियत के बीच में, ईसाइयत के बीच में, दूसरे मजहब के बीच में। ये भी एक वजह है। इसका मतलब ये है कि इसी तरह से चलता रहेगा, ये कहना चाह रहे हैं। फिर ये कहते हैं जो एंटीसेमेटिक जो हैं, या एंटीसेमेटिक, एंटी ब्लैक रेसिज्म या होमोफोबिक, यानी कि कोई भी ग्रुप हो, चाहे वो गैर इलामी मजहब के खिलाफ हो, ठीक है, तो वो सारे का सारा, या ब्लैक के खिलाफ हो, ये सारे का सारा एक ही तरह से इनके लिए जो है तासुब मौजूद है। और इसी तरह से इस्लामोफोबिया के लिए भी तासुब मौजूद है, जैसे यानी कालों के लिए है या जैसे दूसरों के लिए है, इसी तरह से इनके लिए भी एक तासुब मौजूद है। तो ये एक नेचुरल बात है और ये इसी तरह से होता रहेगा, और ये पॉलिसीज जो डिस्क्रिमिनैलिटी की हैं इनको प्रमोट भी किया जाता रहेगा इसी तरह से। किसके लिए? पॉलिटिकल एक्टर्स अपने फायदे के लिए इनको इस्तेमाल करते रहेंगे, काले को गोरे के अगेंस्ट में, गोले को काले के अगेंस्ट में, इस्लाम को क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट में, यहूदियत के अगेंस्ट में। तो इसका मतलब ये होता रहेगा। तो यही वजूहात हैं जिस वजह से वेस्ट जो है वो उसके अंदर ये टर्म बहुत ज्यादा प्रिवेल कर गई इस्लामोफोबिया की। अब यहां पे इसको ये भी समझा जाता है कि भाई ये एंटी सेमेटिसिज्म है, ठीक है, सिमिलैरिटीज जो हैं इसकी एंटी सेमेटिज्म है। यानी अब सेमेटिक रिलीजन हम वो मानते हैं जैसे सिखिज्म है, हिंदुइज्म है, जो इल्हामी नहीं है, जो हमने इस्लामिक स्टडीज में डिस्कस किया था, जो गैर इल्हामी हैं उनके तौर पे समझा जाता है। देखिए अगर ये से इल्हामी समझें, लेट्स सपोज अगर ये इस्लाम को इल्हामी मजहब समझें, यानी नबियों का मजहब समझें, जैसे इन्होंने यहूदियों को समझा या ईसाइयों को समझा कि उनके नबी लेके आए मजहब, तो फिर अल्टीमेटली इनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी आखिरी नबी मानना पड़ेगा और फिर इस्लाम को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन जब ये इसे एंटीसेमेटिक मान देंगे तो अल्टीमेटली ये मानेंगे ही नहीं कि भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, और ये अपने मजहब के ऊपर खड़े रहेंगे और ये कहेंगे कि ये मुसलमान इंसानों का जो है वो कशीद करता एक मजहब है। जैसे इल्ज़ाम शुरू में लगता था कि इस्लाम जो है वो तो खुद ही तराश लिया गया, बना लिया गया, तो इस तरह की चीज़ें ये मानते हैं। तो बेसिकली ये यानी कि यहूदियों के खिलाफ है, ईसाइयों के खिलाफ है, इसका मतलब ये है। तो इसी वजह से वहाँ पे फिर वो सोसाइटीज इसको ज़्यादा प्रमोट करती है कि वेस्ट है, यानी क्रिश्चियंस वेस्ट के लिए जो है ये ख़तरा है, इस्लाम या मुसलमान जो है ये ख़तरा है, जिस वजह से इस्लामोफोबिया बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें राइज ऑफ इस्लामोफोबिक ग्रुप्स की, कि इस्लामोफोबिक ग्रुप्स जो हैं जिनको आगे भी हम डिस्कस करेंगे, तो इनको जो है बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया और इनको एंटी मुस्लिम एजेंडा दिया गया जानबूझ के, यानी कि पैसे
इनके ऊपर खर्च किए गए कि आपने जो है इस्लाम को बदनाम करना है, इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना है, और उस प्रोपेगेंडे के नतीजे के तौर के ऊपर जो है ये ग्रुप्स जो है इन्होंने अपने फायदे के लिए क्या किया, इस्लाम को बदनाम किया या इस्लामोफोबिया को बहुत ज्यादा बढ़ाया चढ़ाया। तो ये वेस्ट के थॉट्स हैं या वेस्टर्न स्कॉलर्स ये मानते हैं कि वेस्ट ये सोचता है कि इस्लामोफोबिया इन वजूहात से या ये वो इस्लाम के बारे में सोचता है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ इस्लामोफोबिया की कि क्या क्या मेजर कॉजेज हमें देखने को मिलती हैं इस्लामोफोबिया की, कि क्यों जो है वो इस्लाम का खौफ जो है वो दुनिया के अंदर फैला हुआ है। अगर हम ये कहें कि क्यों इस्लाम को एक खतरा समझा जाता है बेसिकली, अगर हम ये देखें तो ठीक है, उसमें अगर हम देखते हैं कि कुछ स्कॉलर्स ये मानते हैं कि भाई ये जो सारे का सारा इस्लामोफोबिया बढ़ा या ये जो खतरा पैदा हुआ ये 9/11 के बाद पैदा हुआ, यानी 9/11 2001 में जो अटैक किया गया तालिबान की तरफ से या अलकायदा की तरफ से, ठीक है, अमेरिका के अंदर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, तो उसके बाद से जो एंटी इस्लामिक थॉट्स हैं वो बहुत ही तेजी से परवान चढ़े। और इसीलिए अमेरिका में अगर हम बात करें तो अमेरिका में ये कहा जाता है कि भाई इस्लामोफोबिया का मतलब ये है कि या इस्लाम का मतलब ये है कि एंटी अमेरिका, वो ये कंसिडर करते हैं कि भाई इस्लाम अमेरिका के खिलाफ है, क्योंकि उन्हें हर टाइम अमेरिका से प्रॉब्लम है, तो अमेरिका भी हर टाइम जो है इस्लामिक कंट्रीज में घुसा हुआ है। बात तो ये है, लेकिन खैर वो ये मानते हैं कि भाई अलकायदा ने हम पे अटैक किया, उन्हें हमसे प्रॉब्लम है, इसका मतलब जो है वो इस्लामोफोबिया क्या है, वो क्या अमेरिका के खिलाफ है अल्टीमेटली। तो वहां पे इस तरह के सेंटीमेंट्स पाए जाते हैं। और ये कब से बहुत ज्यादा हो गया, सितंबर 9/11 के बाद से मुसलमानों के साथ बहुत ज्यादा तासुब का रवैया रखा गया, चाहे वो किसी भी मुल्क से थे, और उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया वेस्ट के अंदर रहना। इसी तरह से फिर इस्लामिक स्टेट जैसे ग्रुप्स जो हैं, जो ISIS जो है, जिसे दाइश कहा जाता है, ये जो है इसी तरह ये आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने अपनी पावर बढ़ाई, और इनकी वजह से क्या हुआ, टेरर अटैक्स हुए और मुस्लिम या इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म बढ़ा इनके ख्याल में कि इस्लामिक शिदत पसंदी 9/11 के बाद से बड़ी, इन ग्रुप्स में मजीद ताकत हासिल की, और ये अब भी जो है इनकी ग्रोइंग प्रेजेंस जो है वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, और ये एक प्रॉब्लम है। और यही जो है वो क्या करती है, कॉइन करती है मुस्लिम आइडेंटिटी को, कि ये बाहर के मुल्कों में इन्हीं को समझा जाता है कि भाई यही इस्लाम है, क्योंकि उन्हें रियल इस्लाम तो दिखाया नहीं जाता, तो अल्टीमेटली वे समझते हैं कि ये बम धमाके, दहशतगर्दी, ये सब तो ये इस्लाम है, ये एक कंसिडर किया जाता है, इनका ख्याल ये है। ठीक है, गो के लास्ट ईयर जो है, जो 2022 के अंदर अगर हम बात करें तो जो UN की रेजोल्यूशन है उसने 15 मार्च को जो है क्या किया जी, इस्लामोफोबिया का डे मनाया, और ये जो रेजोल्यूशन है वो किसने पास की थी, वहाँ पे पास करवाई इमरान खान साहब ने या पाकिस्तान की तरफ से पेश की गई थी, तो इसलिए बनाया गया OIC की बिहाफ के ऊपर। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, ये इसका कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। अब अगर हम कुछ मेजर कॉजेज़ की बात करें तो उसमें सबसे पहला कॉज हमें देखने को मिलता है रोल ऑफ मीडिया, कि जो मीडिया का किरदार है, ये वेस्ट के हवाले से बातें की जा रही हैं। ठीक है, तो वेस्ट के हवाले से क्यों बातें की जा रही हैं, क्योंकि इसके हमारे पास स्टैटिस्टिक्स मौजूद हैं, जिनमें से कुछ मैंने यहाँ पे कोट किए हैं। तो रोल ऑफ मीडिया जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, जिस वजह से जो है इस्लामोफोबिया बहुत तेज़ी से मगरिब के अंदर फैला। कैसे? इस तरह से कि एक रिपोर्ट बताती है कि जो टेररिस्ट अटैक है जो नॉन मुस्लिम्स ने किए, जिनके बारे में पता भी नहीं है कि किस मजहब से उनका ताल्लुक था, उनको एवरेज अगर हम बात करते हैं कि हेडलाइंस कितनी मिली, 15 एवरेज हेडलाइंस मिली। जबकि अगर वहीं पे हम बात करते हैं कि वो जो मुसलमानों ने किए, मुसलमानों की तरफ से जो एक्सट्रीमिज्म हुई, उसको 105 एवरेज हेडलाइंस मिली। अब आप बताएं कि 15 वर्सेस 105, तो ये इसका बिल्कुल कोई बैलेंस बनता ही नहीं है। यानी आप कहें कि यहां ना होने के बराबर एक खबर चलाई गई और यहां बार बार रिपीटेडली चलाई गई कि भाई मुसलमान नहीं कर दिया, मुसलमान नहीं कर दिया। तो वेस्ट में ये रोल मीडिया प्ले कर रहा है इतना ज्यादा नेगेटिव। इसी तरह से फिर बताया जाता है कि 2012 की एक स्टडी बताती है कि मुस्लिम्स जो हैं वो डिफरेंट कंट्रीज यूरोप के अंदर जितने भी हैं, खास करके फ्रांस में, जर्मनी में और यूके में, ये 3 जो कंट्रीज हैं, जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं जहां पे सबसे ज्यादा मुसलमान मौजूद हैं, इनको हाईएस्ट डिग्री ऑफ इस्लामोफोबिया जो है वो मीडिया के अंदर पेश किया जाता है सबसे ज्यादा। यानी सबसे ज्यादा यूरोप के अंदर प्रॉब्लम है और यूरोप के अंदर इन ममालिक में प्रॉब्लम है, ये 2012 की स्टडी बताती है। और ये भी कौन बता रहा है, कौन पोर्ट्रे कर रहा है, मीडिया पोर्ट्रे कर रहा है कि भाई मुसलमान क्या हैं, तो वो इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है। फिर हम देखते हैं जी रोल ऑफ एंटी मुस्लिम मूवीज जो हैं, जो वेस्ट के अंदर बनती हैं, हॉलीवुड के अंदर जो मूवीज बनती हैं, जो यूरोप के अंदर बनती हैं, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि मूवीज विजुअलाइज करती हैं अनसिविलाइज्ड के तौर पे मुसलमानों को। ठीक है, यानी कि मुसलमानों के ख्याल को क्यों, जैसे उन्होंने कहा कि बारबेरियन समझते हैं कि भाई ये जंगली हैं, तो अनसिविलाइज्ड का मतलब क्या है, जंगली हुआ कि ये भाई जंगली लोग हैं, इनका काम है शादियां करना, बच्चे पैदा करना, मार धाड़ करना और जंगों से इस्लाम फैला। तो ये इस तरह से हमेशा से यही कॉन्सेप्ट देते हैं। देखिए आप जो मूवीज
अफगानिस्तान के ऊपर बनी हुई, अगर वहां पे भी आप देखेंगे तो मुसलमानों को किस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है, मिडिल ईस्ट के अंदर अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो वहां पे मुसलमानों को किस तरह से जो है पोर्ट्रे किया जाता है, तो ये सारी की सारी चीजें उनकी मूवीज में दिखाई जाती हैं, तो अल्टीमेटली उनकी ऑडियंस वही देखती है, ठीक है। तो फिर ये माना जाता है कि 9/11 के बाद से ये थ्रेट बहुत ज्यादा हो गया वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, ये खतरा जो है मुसलमानों का या दहशतगर्दी का बहुत ज्यादा हुआ मुसलमानों की तरफ से, और इसी को बार बार क्या किया, कैश करवाया मीडिया ने, या खास करके जो मूवी कल्चर है उसने, क्योंकि वहां पे तो बहुत ज्यादा है इसका असर अल्टीमेटली, तो मूवी कल्चर ने और ज्यादा इसे कैश करवाया, ये वजह है इस्लामोफोबिया की। थर्ड फिर है जी ऑर्गेनाइजेशंस। जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ इदारे ऐसे हैं कि उनका जो किरदार है वो बहुत ही नेगेटिव है, जिस वजह से इस्लामोफोबिया फैला। अब इस बारे में क्या रिपोर्ट है जी, रिपोर्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बार्कले की, और इसी तरह से काउंसिल ऑफ अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस जो है, इन्होंने एक रिपोर्ट दी कि 206 मिलियन डॉलर्स, रुपए नहीं बल्कि 206 मिलियन डॉलर्स जो है वो फंडेड किए गए 33 ग्रुप्स को, किसके लिए, उनका प्राइमरी पर्पस क्या था, प्राइमरी पर्पस था इस्लामोफोबिया को बढ़ाना और मुसलमानों के खिलाफ तासुब को बढ़ाना, उसे प्रमोट करना, और इस्लाम को या मुसलमानों को जो है वो एंटी वेस्ट दिखाना इनका पर्पस था। तो आप अंदाजा कर लें 206 बिलियन रुपीस जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस को दिए गए, और कितने ग्रुप्स को, 33 ग्रुप्स को दिए गए, जो कि जो है वो बार बार हर जो है महीने ग्रुप बाहर आ जाए, हर महीने बाहर आ जाए, तो उसका मतलब ये है कि ये तो फिर एक थॉट्स इसी तरह से प्रमोट हो रहे हैं। और यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर 2008 से लेके 2013 तक में जो है वो 74 ग्रुप्स जो है वो इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे थे, जिन्होंने इस्लामोफोबिया को यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर प्रमोट किया, समझ रहे हैं, यानी उन्होंने इस्लाम को एंटी दिखाया अमेरिका के, और ये 2008 से 2013 के बीच में सिर्फ 74 ग्रुप्स थे। आप अंदाजा कर लें कि कितना ज्यादा फिर जो है ये फैला हुआ है। इसी तरह से फिर एक ऑर्गेनाइजेशन है SIOA, यानी स्टॉप इस्लामाइजेशन ऑफ अमेरिका। ये बनी भी ही इसी वजह से है कि ये कहती है कि भाई अमेरिका को जो है वो इस्लाम से बचाओ, और अमेरिका जो है वो इस्लाम को या मुसलमानों को जो है वो यहाँ पे एंट्री ना दे। ये सबसे ज्यादा इनका जो स्लोगन है ये इसी बात के ऊपर बनी। तो अगस्त 2012 के अंदर जो है ये माना जाता है कि उन्होंने एक बिल बोर्ड जो है वो लगाया न्यूयॉर्क सिटी के सबवे पे, स्टेशन पे, जिसमें उन्होंने क्लेम किया, यानी बड़ा बिल बोर्ड पूरा का पूरा लगा दिया, जिसमें कहा कि 19,250 जो है वो टेररिस्ट अटैक मुसलमानों ने किए 9/11 के बाद से। इसका मतलब इन्होंने प्रमोट किया। फिर साथ में उन्होंने कहा कि इट इज नॉट इस्लामोफोबिया, ये इस्लामोफोबिया नहीं है, इट्स इस्लामो रियलिज्म, कि ये हकीकत पसंदी है। इस्लामोफोबिया का मतलब ये है, फोबिया यानी कि ऐसा खौफ जो हकीकत में मौजूद ना हो। साइकोलॉजी की टर्म अगर देखते हैं तो हम क्या कहते हैं, एक ऐसा खौफ जो हकीकत में ना हो, जैसे पानी का खौफ, ऊंचाई का खौफ, ये वो चीजें जो मौजूद नहीं है लेकिन एक्चुअली में होती हैं, ठीक है, लोग डरते हैं इससे साइकोलॉजिकली। तो यहां पे कहा जा रहा है कि भाई ये कोई ऐसा नहीं है कि आप ये कह लें आइडियलिस्ट है, ये सिर्फ थॉट्स में है, तसव्वुर में है कि इस्लाम खतरा, बल्कि हकीकत में जो है, ठीक है, रियलिज्म का मतलब क्या है, हकीकत में इस्लाम में खतरा बन चुका है। उसकी मिसाल ये है कि भाई इन्होंने क्या किया, 9/11 के बाद 19,250 टेररिस्ट अटैक्स किए, तो ये पूरा बड़े बोर्ड के ऊपर इन्होंने लिख के लगाया। तो उसका मतलब ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनको फंडिंग की गई, उनको पैसे दिए गए या पैसे दिए जाते हैं ताकि वो एंटी इस्लाम प्रोपेगेंडा जो है उसको प्रमोट कर सकें। नेक्स्ट है पब्लिक ओपिनियन, जो अवामी राय है, अगर उसकी हम बात करते हैं तो उसको ये ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं। देखिए बिलबोर्ड हम क्यों लगाते हैं, बिलबोर्ड हम लगाते हैं एडवर्टाइज करने के लिए, किसी चीज को जो है वो प्रमोट करने के लिए लगाते हैं कि भाई कोई चीज प्रमोट होगी तो जाहिर बात है प्रोडक्ट बिकेगी। जैसे आप देखें जी कि कोई जो है कोई भी चीज हो सकती है, कोई शैम्पू है, साबुन है, तो वो बोर्ड पे लगा हुआ है, कोई इसी तरह से जो है कोई और ऐड है तो वो प्रमोट होता है। तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने इस्लामोफोबिया का ये जो है यानी एंटी इस्लाम सेंटीमेंट्स को प्रमोट किया, पब्लिक ओपिनियन बनाया। और इसी पब्लिक ओपिनियन की बिना पे आप देखिए 2019 का अगर हम डाटा लेते हैं कि 2019 में क्या सोचा गया मुसलमानों के बारे में, अनफेवरेबल व्यूज ऑफ मुस्लिम्स जो हैं वो कैसे आए हैं, किस कंट्री में। सबसे पहले नंबर पे पोलैंड के अंदर आए हैं 66%, यानी वो 66% लोग आप ये कह ले इस्लाम के खिलाफ हैं पोलैंड के अंदर। फिर चीज रिपब्लिक के अंदर है 64%, फिर हंगरी के अंदर है 58%, फिर ग्रीस के अंदर है 57%, फिर लिथुआनिया है, इटली है, स्पेन है, और ये है स्वीडन जहां पे अभी कुरान का ये वाकया पेश आया। तो अगर आप इसको देखिए तो 28% यहां पे एंटी इस्लाम सेंटीमेंट्स मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि अगर उसने वहां जलाया तो एक ऐसे मुल्क के अंदर नाउजुबिल्लाह कुरान जलाएगा जहां पे पहले से ही जो है वो एंटी इस्लाम मौजूद है, वहां पे मूवमेंट्स मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो उसने ये सोचा कि मुझे फेम मिलेगा, और यही उसकी सिस्टर ने कहा भी कि भाई ये फेम का भूखा है और इसी वजह से इसने ये काम किया, लेकिन गो कि उसे वो उस तरह से नहीं हुआ।
खैर उसके बाद फ्रांस है, फिर यूक्रेन है, रशिया है, यूनाइटेड किंगडम है। ये 2019 की रिपोर्ट है, पहले डिफरेंट थी, जाहिर बात अब डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये है कि यूरोप के अंदर अगर आप ओवरऑल बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट्स मौजूद हैं। तो ये वो है जो वेस्ट ने बताए हैं, वेस्ट स्कॉलर्स बताते हैं कि भाई ये वजूहात है जिन वजूहात की बिना पे इस्लामोफोबिया वेस्ट के अंदर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इस्लाम को वो ख़तरा समझते हैं। अब अगर हम अपने तौर पर बात करते हैं एज ए पाकिस्तानी, तो हम देखते हैं कुछ मजीद फैक्टर्स यहाँ पे ऐड होते हैं जो इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देते हैं, जैसे कि नेगेटिव इमेज ऑफ इस्लाम, के इस्लाम को जो है वो नेगेटिवली पोर्ट्रे किया जाता है, चाहे वो हमारे मौलवी हज़रात की तरफ से किया जाए, ठीक है, तोड़ फोड़ जड़ाओ गहराव किया जाए, या फिर जो है वो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से किया जाए। तो ये इस तरह से एक नेगेटिवली, यानी इस्लाम को अडॉप्ट नहीं किया जाता, जैसे वो अपने मजहब को करते हैं वैसे हम नहीं कर रहे। इस तरह से फिर हम देखते हैं जी रोल ऑफ इस्लामिक एजुकेशन जो है वो हमारे यहाँ बिल्कुल देखने को नहीं मिलता, यानी कि हमारे जो लीडर्स हैं उनके पास तो इस्लामिक एजुकेशन है ही नहीं कि वो बाहर के ममालिक में जाते हैं तो वहाँ पर जाकर इस्लाम को क्या प्रमोट करेंगे, उनके पास नहीं है। तो जिनके पास है उनके पास सिर्फ जो है वो इस्लामिक एजुकेशन है, उनके पास जो है वो दुनिया की कोई एजुकेशन है ही नहीं, तो उस तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। इसका मतलब ये है तो जो उलमा है उनकी कमी है, आप ये कह सकते हैं जय्यद उलमा की कमी, और ये बहुत बड़ा फैक्टर है। पिछले 75 साल से हमने ऐसे ही उलमा पैदा किए जिन्होंने जो है वो इस्लामिक एजुकेशन सेक्टेरियनिज्म की तरफ लेके गए, शिया सुन्नी ये सब कुछ। तो हम जब अपने ही सेक्टेरियनिज्म इतना ज्यादा है, एक दूसरे की मार धाड़ कत्लो गारत पे आ जाते हैं, तो वेस्ट क्या सोचेगा कि इस्लाम बहुत पीसफुल है? ऐसा नहीं हो सकता। फिर हम देखते हैं जी रोल ऑफ इलिटरेट लीडरशिप बहुत ज़्यादा है, कि अगर इमरान खान साहब ने शायद थोड़ी बहुत बात की है तो उससे पहले किसने बात की? गो कि मैं ना उनका हिमायती हूँ ना उनके अगेंस्ट में हूँ, लेकिन कहने का मतलब ये है कि किस लीडर ने वेस्ट में जाके इस तरह से प्रोटेक्ट किया, इससे पहले तो शायद हमने नहीं देखा। तो ये भी एक कमी मौजूद है। अच्छा, रोल ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस जो है बहुत ज़्यादा है। आप देखिए हमारे यहाँ जो वायलेंस हो रहा है अंदरूनी तौर पर, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस्लाम को नेगेटिव इमेज के तौर पर। इस्लाम मीडिया की जो है अगर हम बात करते हैं तो मीडिया का जो रोल है वो बहुत ही नेगेटिव है इस्लाम को लेके। हमारा अपना मीडिया अपने मुल्क के अंदर, क्योंकि हम ये मानते हैं लिबरल है सारे, जी सारे लिबरल हैं, बस ये कह के हम छोड़ देते हैं, तो वो लिबरल जो पोर्ट्रे करते हैं इस्लाम को वही नेगेटिव इमेज दिखाते हैं वेस्ट को, तो वेस्ट वहीं से कॉपी करता है उसे, उसी तरह से लेता है। फिर हम देखते हैं रोल ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो इस्लामिक कंट्रीज के अंदर बहुत नेगेटिव है। जितने भी इस्लामिक कंट्रीज है वहां पे इस्लाम को जो है वो पॉलिटिक्स के तौर पर यूज किया जाता है। पाकिस्तान के अंदर आप देख लें कि पॉलिटिक्स के तौर पर यूज किया जाता है इस्लाम को, ठीक है। अच्छा, डिवीजन जो है मुस्लिम कंट्रीज के बीच में मौजूद है, जिस वजह से जब ये आपस में लड़ रहे हैं, जैसे अब सऊदीया और ईरान थे माजी में, तो जब वो आपस में लड़ रहे थे तो अल्टीमेटली एक ब्लॉक एक को बुरा कह रहा है, दूसरा दूसरे को कह रहा है, तो ये हमें देखने को मिल रहा है, जिस वजह से हमारी स्ट्रेंथ जो है बिल्ड नहीं हो पाई, या ओआईसी का जिस तरह हम देखते हैं रोल नहीं है क्योंकि तकसीम थी। इसी तरह से इकोनॉमिक और सोशल प्रॉब्लम्स जो मुस्लिम कंट्रीज के बीच में मौजूद है, जो इनको कमजोर करते हैं, ये वो चीजें हैं जो कमजोर करती हैं, और यही चीजें वेस्ट के पास हैं जो उसे पावरफुल करती हैं, जिस वजह से जो है वो हमारे खिलाफ बातचीत करते हैं और हम उनको जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि हम उन्हीं के मुल्क में जाके रहते हैं, तो हम वहां पे क्या कहें उन्हें? हम कुछ कह सकते हैं? अल्टीमेटली वो हमारे मुल्क में आके इस तरह की बात करें तो फिर बात बनती है। तो ये कुछ हमारी तरफ से प्रॉब्लम्स हैं। तो ये ओवरऑल कॉजेज हैं इस्लामोफोबिया के बढ़ने के। अब अगर हम देखते हैं इस्लामोफोबिया एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं कि ये कहा जा रहा है जो स्वीडन के अंदर देखिए हुआ, इसको क्या कहा गया कि भाई ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, कि भाई ये हर कोई जो है उसे आज़ादी है कि वो अपने ख्यालात का इजहार कर सके। यानी वो ये समझते हैं कि इस्लाम जो है, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि ये तो एंटीसेमेटिक है, ये तो जो है गैर इल्हामी मजहब है, तो इसका मतलब ये है कि इसके खिलाफ या किसी भी मजहब के खिलाफ आप बात कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसकी बुक चलाएं या कुछ करें, क्योंकि आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। क्योंकि उनकी जो फिलॉसफी है फ्रीडम ऑफ स्पीच की वो यही है कि आप किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचाएं, ठीक है, फिजिकली, उसके अलावा आप जो भी कह सकते हैं कहीं उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो यही समझते हैं कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन एक्चुअली में जो है हमें तफरीक करनी चाहिए, फर्क करना चाहिए फ्रीडम ऑफ स्पीच में और मिलिशियस एक्शंस में। और ये जो यानी कि गैर जरूरी एक्शंस हैं या बुरे एक्शंस हैं, इनमें फ़र्क है, लेकिन इसको वो क्या कहते हैं, ये क्या है जी, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस अब इस चीज़ की है कि रिकग्नाइज किया जाए कि ये जो होली कुरान का जो इशू है एक्चुअली में ये एक बुरा अमल है, बहुत बुरा अमल है, बुरा नहीं बहुत बुरा अमल है। और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के जुमरे में कहीं पे नहीं आता कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम के ऊपर जो है किसी मजहब को खास करके टारगेट करें जो दुनिया का दूसरा बड़ा मजहब है, ठीक है, और अगले 10 साल में पहला दुनिया का बड़ा मजहब बन जाएगा, तो आप ऐसे मजहब को टारगेट कर रहे हैं। फिर यहाँ पे ये भी रेफरेंस दिया जाता है कि लेसन्स फ्रॉम हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो होलोकॉस्ट जो है उसके बारे में बात नहीं करने दी जाती यूरोप के अंदर या अमेरिका के अंदर। यहूदी जो है वो खुद तकरीबन 1 करोड़ भी नहीं है, लेकिन बावजूद इसके उनकी पावर इतनी है कि उन्होंने खुद को इस तरह से मनवाया कि होलोकॉस्ट की कहीं पे भी कोई जिक्र करता है तो उसको जेल में डाला जाता है यूरोप के अंदर, उसको एक क्राइम समझा जाता है और उनके लॉ में शामिल है कि आप होलोकॉस्ट का जिक्र नहीं कर सकते। जब वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जो है वो हिटलर ने जो यहूदियों के साथ किया तो उसके लिए जो है वो मानते हैं वो
होलोकॉस्ट जो जुल्म सितम होता रहा यहूदियों के ऊपर, तो उसका जिक्र नहीं कर सकते, जो एक छोटी सी कम्युनिटी है। लेकिन आप इस्लाम को वहीं पे जो है बार बार जो है वो इस तरह से करते हैं, इस्लामोफोबिया को मजीद फैलाते हैं। तो इसलिए जैसे होलोकॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा मुकद्दस है यहूदियों के लिए या दूसरे जो कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए, तो मुसलमानों के लिए इस्लामोफोबिया भी एक इशू है। इसलिए इसको अगर इसके ऊपर कोई बातचीत की जाती है, इस तरह का एक्शन लिया जाता है, तो अल्टीमेटली जो है इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। ठीक है, अब अगर हम कहते हैं कि हाउ टू स्टॉप या कन्फ्रंट इस्लामोफोबिया, कि कैसे इस्लामोफोबिया का सामना किया जा सकता है या कैसे इसको रोका जा सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। देखिए उसके लिए यानी सजेशंस क्या हो सकती हैं, कि जो सजेशंस जो कि कहीं काबिल अमल भी हों, कि उसके लिए सबसे पहले क्या है कि इंपॉर्टेंस ऑफ लीगली डिफाइंग इस्लामोफोबिया नैरेटिव, के सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कानूनी तौर पे जो है वो काम किया जाए, यानी जुबानी जमा खर्च वाली बात ना हो कि आपने कह दिया कि 15 सितंबर जो है या 15 मार्च जो है वो इस्लामोफोबिया है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि कानूनी तौर पे होना चाहिए सबसे पहले, तो तब ये जाके मसला हल होगा। दूसरा क्या है, रिकग्नाइज किया जाए इस्लामोफोबिया को एज ए फॉर्म ऑफ रेसिज्म इन यूरोप, कि यूरोप के अंदर जो है वो इसे एक रेसिज्म के खिलाफ जैसे बात करते हैं, जैसे कहा जाता है कि भाई काला गोरे के खिलाफ नहीं कर सकता, तो उसके ऊपर इतनी बड़ी बात होती है, तो वैसे ही अगर इसको आप रेसिज्म के तौर पे भी लें कि भाई इस्लामोफोबिया भी इस्लामिक रेस के खिलाफ आप बात करते हैं, इसकी इजाजत नहीं होगी, तो जो है बातचीत बन सकती है। एक ये होना चाहिए, ठीक है, यूरोप इसको जो है वो क्या करे, रिकग्नाइज करे। थर्ड क्या है, ओआईसी का किरदार होना चाहिए इस्लामोफोबिया को कॉम्बैट करने के लिए। पाकिस्तान को जो है वो अपना किरदार इसमें अदा करना चाहिए और रेजोल्यूशन जो है पेश करनी चाहिए। अल्टीमेटली पहले भी पाकिस्तान ने पेश की, अब भी करनी चाहिए, और पावरफुली जो है वो सामने आना चाहिए, ओआईसी को बाइकआउट करना चाहिए जैसे हम कहते हैं इन कंट्रीज का। इसी तरह से क्या नीड है जी, ईयू की जो पार्लियामेंट है उसको अडॉप्ट करना चाहिए कुछ लॉज को रिलीजियस के हवाले से, कि भाई पूरे के पूरे यूरोप के अंदर यूरोपीय यूनियन जब पार्लियामेंट अडॉप्ट करेगी अल्टीमेटली, क्योंकि लॉ तो पार्लियामेंट बनाती है, तो वो पूरे यूरोप के अंदर हो कि भाई आपने इन इन चीजों के ऊपर जो है वो क्या करना है, आपने इन चीजों के ऊपर बात नहीं कर सकते। और ये क्या हो सकता है, ओआईसी इसमें रोल प्ले कर सकती है, को प्रेशराइज करे यूरोपियन यूनियन को कि भाई हम आपके साथ ट्रेड करते हैं, सब कुछ है, लेकिन आप इन लॉज को पास करें कि कोई भी इस तरह की बात नहीं करेगा, बार बार एक मुल्क के कहने से नहीं होगा। इसी तरह से जो वेस्टर्न नेशंस हैं वो क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग एक्शंस लें। ये जो हेट फील्ड नैरेटिव्स हैं, जो स्पीचेस हैं जो इस्लाम के अगेंस्ट में हैं, या जो ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं जो इस्लामोफोबिया को प्रमोट करती हैं आज़ादी इजहार के नाम के ऊपर, इनके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाए, ये हो सकता है तरीका। नेक्स्ट है जी, इंपॉर्टेंस की एजुकेशन बहुत ज्यादा है। ये जो मिथ्स हैं, डिस्पेलिंग मिथ्स, ये जो बताया जाता है कि भाई इस्लाम ये बारबेरियनिज्म और जंग के थ्रू फैला इस्लाम और इस तरह की बहुत सारी चीजें, इनको काउंटर किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के थ्रू, चाहे वो इस्लामिक एजुकेशन है या वेस्टर्न एजुकेशन है, वहां पे इनको बताया जाए, पढ़ाया जाए, ताकि ये जो है ये इस्लाम के खिलाफ जो नफरत है उसको कम से कम किया जा सके। और नेक्स्ट जनरेशन जो हैं, क्योंकि एजुकेशन नेक्स्ट जनरेशन का काम करती है, तो अल्टीमेटली उनमें ये चीज मौजूद ना हो। इसी तरह से पब्लिक अवेयरनेस जो है उसकी कंपेन्स चलाई जा सकती हैं, इंटरफेथ डायलॉग्स किए जा सकते हैं, और ये होते हैं, दुनिया में होते हैं, ये चीजें ऐसी नहीं है जो नहीं होती। अवेयरनेस कैंपेन्स हर जगह आप देखें कैसे चलती हैं, कभी जो है वो सेहत के नाम के ऊपर चल रही होती हैं, हर चीज के नाम के ऊपर देखिए डेज रखे हुए हैं। अब जैसे इसके ऊपर भी डेज रखे गए, तो उसी डे को जो है वो बहुत बड़े अगर इसी तरह डायलॉग्स हो और सेमिनार्स वगैरह कंडक्ट किए जाएं, तो उसको हम जो है मॉनिटर कर सकते हैं। और इंक्लूसिव सोसाइटीज बिल्ड की जाएं जिनमें डाइवर्सिटी हो और हर एक के लिए एक्सेप्टेबिलिटी हो, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल मीडिया कवरेज बहुत ज्यादा जरूरी है, सबसे पहले इंटरनल और फिर एक्सटर्नल, यानी कि इसके ऊपर भी काम किया जाए। यूएन इसके ऊपर काम करे कि भाई आपने क्या न्यूज़ दिखानी है, क्या नहीं दिखानी, किस तरह से दिखानी है, इस्लामोफोबिया को आपने प्रमोट नहीं करना। और आखिर में बात करते हैं जी कि ये जो रिलीजियस डाइवर्सिटी है इसको कैसे प्रमोट किया जा सकता है, इस यूनिटी को कैसे प्रमोट किया जा सकता है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप जब जो है वो इसको प्रमोट करेंगे, इंटरकल्चरल रिलेशनशिप्स को प्रमोट करेंगे, एक दूसरे के साथ जो है वो आपका उठना बैठना होगा, वहाँ पे आपके एजुकेशन के जो है सेमिनार्स होंगे, पूरा का पूरा जो है वो एक सिलसिला बिल्ड होगा, तो तब भी जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो इस्लाम का पॉजिटिव इमेज सामने लाने वाले लोग होने चाहिए। कौन सामने लेके आएगा, गवर्नमेंट्स लेके आएंगे सामने, पहला रोल तो उन्होंने करना है। दूसरा क्या है, ऐसे लोग होने चाहिए, ऐसे स्कॉलर्स होने चाहिए जो कि इस चीज़ को जो है वो इंटरकल्चरल रिलेशनशिप्स को प्रमोट कर सके, ठीक है। और इस तरह से इस मुस्लिम्स जो है वो यूरोपियन सोसाइटीज़ के अंदर जो है इन चीज़ों को आगे लेके जा सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं।
एट दी एंड अगर हम इसको कंक्लूड करें तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस एफर्ट की कि इस्लामोफोबिया को कम्बैट किया जाए, ठीक है, इसको कम किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए रिलीजियस फ्रीडम को पूरी दुनिया के अंदर। और इसके लिए ज़रूरी है कि यूनिटी हो, कंपैशन हो और रिस्पेक्ट हो दूसरे के लिए, हर एक के लिए रिस्पेक्ट हो, ठीक है। और वो जो स्टेरियोटाइप जो थॉट्स बने हुए हैं उनको चेंज किया जाए, उनको बदला जाए और उनको बदलने के लिए एफर्ट्स की जाए, तभी जो है ये जाके होगा। और फ्यूचर के अंदर जो रिलीजियस डाइवर्सिटी है उसको प्रमोट किया जाए। और ये जैसे आपने देखा यहाँ पे बैनर स्टॉप इस्लामिक इमिग्रेशन इन्वेजन्स के भाई अब ये जो माइग्रेशन के तौर पे आ रहे हैं या इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, आपने देखा कि मिडिल ईस्ट में जो हालात हैं उसकी वजह से बहुत से लोग जो है वो यूरोप के अंदर गए, अमेरिका के अंदर गए, तो उनके बारे में कहा जाता है कि भाई ये जो है अब ये दोबारा से यहाँ फैलेंगे, इस्लाम फैलाएंगे, वही इन्वेजन होगी जो इस्लाम करता रहा, ज़बरदस्ती की जो है वो हमले करता रहा। तो इसके बारे में जो है ये चीज़ें इसी तरह से फैलती रहेंगी जब तक जो है वो रिलीजियस डाइवर्सिटी की हम बात नहीं करेंगे पूरी दुनिया के अंदर। तो ये कुछ जो है सजेशंस हैं, तो इसको यहाँ पे जो है वो एंड करते हैं। और थैंक्स फॉर वाचिंग, और फीडबैक के लिए जो है वो कमेंट सेक्शन मौजूद है। थोड़ा लंबा हो गया लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो ऐसे है। थैंक्स फॉर वाचिंग।